नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर विथ शुभम में। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग क्लास 10th स्पेशली साइंस पे बात कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर हम लोग अपलोड कर चुके हैं, उसको देख चुके हैं थ्रू द एनसीईआरटी। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और ये भी केमिस्ट्री में ही है, चैप्टर सेकंड। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट होल्ड ऑन। चैप्टर सेकंड है ये और ये किसके बारे में बात करता है? अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। तो इनको बड़े आराम से और बड़े आसान तरीके से हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये ओरिजिनल एनसीईआरटी की कॉपी है जिसका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको रिवीजन करना हो और बाद में यूट्यूब इस वीडियो के अलावा भी अगर पढ़ने का मन करे तो यू हैव टू गो थ्रू विद द एनसीईआरटी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं बिना देर। ओके, तो हम लोग इससे पहले आगे बढ़े, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अम्ल और क्षार क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें अम्ल की, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में एसिड कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको अम्ल कहते हैं, इंग्लिश में इसको एसिड के नाम से जाना जाता है। और क्षार है, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बेस। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। अब देख लो, एक मिनट, इन दोनों की विशेषता बता दे रहा हूँ, अम्ल और क्षार, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में जो लिखा है उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। अम्ल और क्षार की विशेषता बतानी है हाइड्रोजन के आधार पर और ऑक्सीजन के आधार पर। ठीक है, तो देखो, जिन तत्वों में, जिन यौगिकों में H प्लस आयन पाया जाता है, कौन सा आयन पाया जाता है? H प्लस आयन पाया जाता है, वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद HCl के बाद अगर हम बात करें बेस की, ठीक है, इसका क्या है? जिन यौगिकों में OH माइनस, OH माइनस आयन पाया जाता है, जिन यौगिकों में, उनको हम लोग क्षार या बेस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH। ठीक है, Na क्या? OH। तो जिसमें, जिस तत्व में, सॉरी, जिस यौगिक में OH माइनस आयन पाया जाता है वो बेस यानी कि क्षार कहलाते हैं। और जिन तत्वों में H प्लस आयन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं बच्चे? वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ हम दूसरे पेज पे आ गए हैं। तो अब हम जानते हैं अम्लों के कुछ गुण धर्म भी होते हैं ना, कुछ ईमान धर्म होता है कि नहीं होता है इनका। तो देख लेते हैं क्या क्या इनका ईमान धर्म गुण धर्म होता है। ठीक है, तो देखो, अम्ल एवं क्षार को कुछ रासायनिक गुण हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले समझते हैं कि इसमें गुण धर्म में सबसे पहले क्या है कि देखो, एक लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा पेपर? लिटमस पेपर। इसके बारे में लिखा है, इसी बुक में पढ़ लेना। ठीक है, अब लिटमस पेपर देखो, लिटमस पेपर जो अम्ल होगा ना, अम्ल, अम्ल की यदि हम बात करेंगे तो अम्ल की खासियत ये है कि अम्ल को अगर तुम लिटमस पेपर पे डालोगे तो अम्ल क्या करता है बच्चे? अम्ल नीले को यानी कि ब्लू को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, नीले को यानी कि नीले को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, नीले को लाल कर देता है, उसको हम कहेंगे अम्ल है। ठीक है, ब्लू को रेड कर देगा, नीले को लाल कर देगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें बेस की यानी कि क्षार की, क्षार भाई साहब क्या करते हैं? क्षार लाल पेपर को ये नीला कर देते हैं। ठीक है, लाल पेपर को कैसा कर देते हैं? नीला। रेड को ब्लू कर देंगे। देखो, इसका मैंने ट्रिक भी बताई थी। एक ट्रिक होती है जिसको कहते हैं अनिल। क्या कहते हैं बेटा? अनिल। दो नाम याद रख लो, अनिल। अनिल का मतलब है कि आ फॉर अम्ल, ना फॉर नीला और ला फॉर लाल, यानी कि अम्ल जो होगा वो नीले को लाल कर देगा। ठीक है, और एक है क्षारक। क्षारक के लिए क्या? क्षारक मतलब, अगर, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन सा लाल कौन सा नीला करेगा। ठीक है, और जो क्षार है वो किसको? वो करेगा भाई लाल को नीला। ठीक है, तो एक याद रख लो अनिल और एक याद रख लो छालन। ठीक है, ये दो शब्द याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इसको रफ कर देते हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर वाला हम लोग आधार समझ गए। उसके बाद एक है गंध के आधार पे कि हाँ कुछ कुछ अम्लों में अलग प्रकार की गंध होती है, कुछ क्षारों में अलग प्रकार। जैसे इसमें लिखा है कि ये देखो, अम्ल और क्षारक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय होती है और किसी की क्षारीय होती है। ठीक है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग रंग परिवर्तन वाला सूचक थ्रू द लिटमस देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद गंधीय सूचक देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग रंग देख चुके हैं गंध के आधार पर। और भी कई सारी विशेषताएं होती हैं जो इसमें लिखी हैं। आई होप तुम लोग पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएंगी, डू नॉट वेरी। ठीक है, अब इसमें आते हैं जो मुझे समझाने वाली चीजें। जैसे अम्ल और क्षार के एक मिनट, इसको पेन को ले लूँ मैं। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षार धातुओं के साथ कैसे क्रिया करते हैं। मतलब अम्ल की क्रिया अगर धातु के साथ करानी है या क्षार की क्रिया धातु के साथ कराती है तो क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, बिना देर किए हुए। तो आओ तो, ठीक है, अगले पेज पे हमको चलना होगा और ये हम लोग पहुंच गए अगले पेज पे। ठीक है, तो अगले पेज पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, और ये हमने कर लिया इसको जूम। ठीक है, हम पहुंच गए। ठीक है, अब देखो याद रखो, ये फॉर्मूला है, इसको तुम्हें याद ही करना पड़ेगा अगर तुम चाह रहे हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखो, जब भी अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये याद रख लेना ढंग से। ठीक है, अब अम्ल क्या है, जैसे मान लो HCl लिया तुमने, कौन सा अम्ल लिया, HCl, और कोई धातु लिए। ठीक है, मान लो कोई सी Na ले लिया। ठीक है, Na सोडियम धातु है ना, सोडियम ले लिया तुमने, एरो लगाओगे तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, Na क्या बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। इतनी बात समझ पाई कि नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये रूल है, नियम है कि जब भी अम्ल की क्रिया किसी धातु के साथ कराओगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, पहला फॉर्मूला। ठीक है, ये याद रखते जाना। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ये सब क्रिया निम्नलिखित लिख सकते हैं। ठीक है, ये NOH है, अब इसमें क्षार ले लिया OH, और जिनके के साथ क्रिया करा रहा है, ये देखो ये बना, और ये चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, जब भी धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा बेटा, तो बनेगा तुम्हारा लवण और हाइड्रोजन गैस। ये याद रखना है, रटना है, समझ रहे हो? पहली बात हम लोग रट चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। दूसरी बात है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, आज देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या क्या होता है। तो हम इसमें इस पेज में बाद में आते हैं, क्योंकि इन अपक्रियाओं को थोड़ी सा बाद में देखते हैं। पहले हम लोग अगले पेज पे हम लोग पहुंचते हैं, उसमें समझते हैं कि आखिर इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इधर हम लोग आ गए हैं और इस पेज को हमने कर लिया जूम। ठीक है, देख पा रहे हो, आई होप तुम लोगों को स्क्रीन स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। अगर बताओ तो मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला ये रहा, ये लिखा देखो, जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जल अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होती। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये तुम्हारे दूसरा, पहले हम लोग बात कर चुके हैं। अब ये हमारी दूसरी पॉइंट है जो तुम्हें याद रखा। पहले हम लोगों ने क्या कहा कि जब अम्ल या क्षार की क्रिया किसी भी किससे कराते हैं, किसी भी धातु से कराते हैं, तो क्या बनना था बच्चे, लवण बनना था और हाइड्रोजन गैस बननी थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या याद रखना है कि जब भी धातु कार्बोनेट, अब धातु कार्बोनेट क्या है, ये देखो, ये Ca और कार्बोनेट है ना। ठीक है, यानी कॉपर कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है ना, Ca और CO3। ठीक है, जब भी इसकी क्रिया किसी भी अम्ल से कराओगे, किससे, अम्ल से। अब अम्ल इसमें क्या कौन सा है एक सेकंड बच्चे। ठीक है, तो इसकी ये है, इसको कहते हैं धातु कार्बोनेट। ठीक है, यानी कि इसमें एक होना चाहिए धातु, यानी कोई भी एक धातु है और उसके साथ कार्बोनेट जुड़ा जुड़ा हो। ठीक है, तो जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट भी हो सकती है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकती है, उसकी क्रिया जब अम्ल के साथ कराते हो जिसमें H आयन पाया जाता है। ठीक है, अम्ल के साथ कराते हो तो क्या क्या बनता है, तो बच्चे लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, आओ इसके कुछ एग्जाम्पल देखे लेते। ठीक है, तो हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अब चलते हैं पिछले वाले पेज पे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी स्किप कर दिया था ना उसको। आओ ये देखो, ये देखो, ये है Na। ठीक है, Na क्या है, एक धातु है ना,
तो जब भी धातु कार्बोनेट, ये CO3 Na2CO3, जब भी धातु कार्बोनेट की क्रिया किसी भी अम्ल से कराते हैं, यानी कि HCl से हमने कराई, तो क्या क्या प्राप्त हुआ? एक लवण NaCl प्राप्त होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, और तुम्हें जल प्राप्त होगा। ठीक है, हो गया, समझ गए? ठीक है, सेम ऐसा ही इसमें देख लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे जल्दी जल्दी कवर अप कराना है, जल्दी जल्दी रिवीजन कराना है। ठीक है, आगे बढ़। ओके, तो हम लोग दो चीजें समझ गए। एक हमने उसको देख लिया, मतलब अम्लीय क्षार की क्रिया, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट भी देख चुके हैं कि जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, वो भी हम लोग देख चुके हैं कि हमें लवण मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जल मिलेगा। ये हो गया था दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे आते हैं फटाक से। अब क्या होता है जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं? ठीक है, तो अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है, क्या बनता है, ये तुम्हारा हो जाएगा कौन सा? तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट यानी तीसरी बात कौन सी तुम्हें ये सारी चीजें याद रखनी है। पहली बात कि अम्ल की क्रिया, अम्ल या क्षार की क्रिया किसी धातु से कराते हैं तो क्या बनना था। ठीक है, अगर भूल गए तो पीछे वीडियो को बैक करके देख लेना। ठीक है, तो जब भी अम्ल की क्रिया, अम्ल या क्षार की क्रिया किसी धातु से कराते हो तो क्या चीज बनेगा। उसके बाद धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराते हो तो क्या चीज बनेगी। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं, जब अम्ल और क्षार की क्रिया आपस में कराई जाएगी तो क्या क्या बनेगा। तो बच्चे बनेगा लवण बनेगा और इसके साथ जल बनेगा। ठीक है, पहले वाले में लवण बनना था और उसके साथ हाइड्रोजन बनना था। ठीक है, याद रखना। अब ये तीसरे वाले में देखते हैं क्या क्या बनना था। तो बिना देर किए हुए हम लोग बढ़ते हैं कहाँ? आगे। ठीक है, ये हम लोग बढ़ गए आगे। ठीक है, ये आ जाओ, ये इसका फॉर्मूला है, ये देख लो, ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी अम्ल की क्रिया किसी भी क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है बच्चे? लवण बनता है और लवण के साथ साथ जल बनता है। पहली पहली वाली में, ठीक है, तो जब भी किसी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। ये तुम्हारी है कौन सी? तीसरी अपक्रिया है ना। ठीक है, पहली पे हम लोग बात कर चुके हैं, उसमें अम्ल या क्षार की क्रिया किस पे कराते थे? धातु के साथ कराते थे तो क्या बनता था? लवण तो बनता था, लेकिन लवण के साथ हाइड्रोजन बनना था। पहले वाले में चेक करना, वीडियो पीछे करके देख लेना। ठीक है, नहीं याद आ रहा हो तो। ठीक है, और दूसरे में इसमें क्या हो रहा है सीन? इसमें लवण बनना है, लवण के साथ जल बनना है, यानी कि ये जब अम्ल और क्षार दोनों अपक्रिया आपस में होंगे, ठीक है, दोनों आपस में अपक्रिया करेंगे तो ये बनेगा। और सुनो, जब भी अम्ल और क्षार टकरा के मतलब अपक्रिया करके लवण बनाते हैं तो लवण के इस विलयन को बच्चे हम लोग, तो लवण के इसी विलयन को, इसी अवक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। दैट ये पॉइंट तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है। ठीक है, जब अम्ल और क्षारक की क्रिया परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तो इसे ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में, पेपर में कई बार पूछा जाता है और पूछा जा भी चुका है। ठीक है, तो इस पे विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना देर के। ये तीसरा पॉइंट था ना, चौथे पे हम लोग बिना देर के। ओके, हम लोग देखते हैं अ, अम्लों के साथ धात्विक खनिजों की क्रिया, सॉरी धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। ठीक, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम, जब भी अम्ल की क्रिया किसी धातु के ऑक्साइड से कराते हैं, धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो बच्चे क्या बनता है? तो लवण बनता है और इसके साथ जल बनता है। ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ या अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण बनता है और जल बनता है। अब दूसरा तुम लोगों से मेरा क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में भी लिखना है और साथ में बताना भी है। तुम लोग बताओगे किस और अपक्रिया में लवण और जल बनने थे। ठीक है, कौन सी वो अपक्रिया थी जिसमें लवण और जल बनने थे और उस अपक्रिया को क्या नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी तुम्हें बताना है। ठीक है, तो ये तुम्हारी होगी चौथी अपक्रिया तथा फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े बिना देर किए हुए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने अभी देख लिया कि अम्ल और की क्रिया जब ऑक्साइड से कराते हैं, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, बाद अगला याद रखना बच्चे कि जब भी क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो भी सेम चीज यानी कि लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। अब अम्ल और क्षारकों में कुछ समानताएं होती हैं, इसको तुम लोग जान रहे हो। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा छेड़ नहीं रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। हम लोग मेन उस पर बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं और उठने की संभावना रहती है। ठीक है, तो क्या समानता रहती है और क्या अंतर है, इसको मैंने क्लास में भी लिखवाया है, उसको भी देख लेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और अगला इसको हम लोग जूम कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि तुम लोग देख पाओ। अगला है कि जलीय विलयन में
अम्ल और क्षार का क्या होता है, ठीक है। कहने का मतलब जब भी अम्ल या क्षार यानी कि HCl की क्रिया अगर हम लोग जल से करा दें यानी कि H2O से करा दें तो क्या बनेगा, ठीक है। अब उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूले के थ्रू हम लोग देखते हैं क्या बनना है, ठीक है। आगे एक पेज में आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने आगे बढ़ाया और सेम हम लोग इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये हम लोग पहुँच गए ठीक ऊपर, ठीक है। अब देखो ये है एक अम्ल तुम्हारा और ये है तुम्हारा क्या, जल, इसकी क्रिया कराई। तो ये देखो ये इसके साथ ये अलग हो गया यानी कि Cl, और ये H इसके O के साथ मिल गया और एक ये मिल गया यानी कि O, H हो गया 3 और O हो गया एक, ये ठीक है। ठीक है, तो देख पा रहे हो कि कौन सा H यानी कि ये H इसका ये ले लेगा और ये Cl अकेला रह जाएगा। ये देखो इधर, ठीक है। मैं एक मिनट पेन ले लूँ, ये इधर अकेला रह जाएगा, Cl माइनस अकेला है। और जूम करने की जरूरत है क्या, एक मिनट देखता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आई होप थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, ये रहा, ठीक, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, एक मिनट, ओके। अब ये तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो Cl ये है तुम्हारा HCl, ठीक है। ये है H2O और ये है H3, दिख रहा है। और ये है O प्लस और ये Cl तुम्हें माइनस दिख ही रहा है, ठीक है। माइनस प्लस कैसे आते हैं इस पे हम लोग क्लास में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब उस टॉपिक को यहाँ पे छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। आ जाओ। तो HCl ये वाला जो H है Cl के साथ, ये भाई साहब इसके साथ चला गया। अब H3 हो जाएगा और Cl बेचारा अकेला रह जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है, अ, स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। किसमें, HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, यानी कि HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। और जल की अनुपस्थिति में क्या होता है कि HCl अणुओं से H प्लस आयन पृथक नहीं हो पाते, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया थ्रू द इसके थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। ये जितने बता रहा हूँ बस उतने उतने देख लेना कि जब भी HCl की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्या क्या बनता है, ठीक है। और देखो अगला क्या है सीन, अगला है हाइड्रोजन की क्रिया जल के साथ कराएं तो ये बनता है, ठीक है। ये सारी रिएक्शन तुम्हें देखनी है ताकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बात हम लोग एनसीईआरटी की कर रहे हैं। और एनसीईआरटी तुम लोगों से मैंने कई बार कहा है कि कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या है, अम्ल जल में यानी कि H3O अथवा H एक्वा आयन प्रदान करता है, ठीक है। कैसे करता है, जैसे NaOH है, ठीक है। इसमें जल में डाला है मैंने इसमें, तो क्या बना, Na प्लस बन गया और OH अलग हो गया यानी कि OH एक्वा हो गया, ठीक है। तो जब भी NaOH की क्रिया यानी कि जल के साथ कराते हैं, NaOH की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो Na अलग हो जाता है और OH ऐसे अलग हो जाता है, ठीक है। और क्रिया एरो के ऊपर होगी, ठीक है। यानी कि उसमें घुलते नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें अब क्रिया वैसे नहीं कराएंगे प्लस लगाएंगे, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें तुम देख पा रहे हो कि कैसे सेम H2O इसमें प्रोवाइड किया और H अलग हो गया और OH अलग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट पढ़ो, क्षारक जल में हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जो क्षार होते हैं वो जल में कौन सा, ये देखो ये क्षारी तो है, NaOH हो गया, KOH हो गया, MOH2 हो गया, ये क्या है, ये क्षारी तो है। मैंने अभी बताया था जिसमें H आयन पाया जाता है वो अम्ल कहलाते हैं, और जिसमें OH आयन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं बच्चे, क्षार कहलाते हैं। तो दोनों में, इन सभी में, एक मिनट इसको रफ कर लो उसके बाद तुम्हें सही से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट, ये मैंने कर लिया इसको रफ, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिखेगा। इधर आओ जल्दी से, फटाक से आ जाओ। हम लोग पेन कलर चेंज कर ले, ओके। हम लोगों ने कलर चेंज कर लिया। ये देखो NaOH, OH है ना, ये देखो, ठीक है। ये KOH, सब में OH है, तो जिसमें OH होता है वो क्षार होते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि क्षार जल में हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। ये देखो जल में कौन सा, Na अलग हो गया और OH माइनस अलग हो गया, ठीक है। ये अलग हो गया, ये K प्लस अलग और OH माइनस अलग। ये Mg+2 प्लस के मतलब इस पे 2 प्लस होते हैं इसलिए 2 प्लस लिखे हैं, ठीक है। ये देखो देख पा रहे हो। उसके बाद OH माइनस है,
एक्वा वो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ओके। अच्छा, ये चीज याद रखना कि सभी क्षारक जल में घुलनशील होते नहीं होते, ठीक है ना। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं, ठीक है। ये प्लीज याद रख लेना, ठीक है। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। तो बिना देर किए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से निपटाना है, ठीक है। ओके। अब देखो, ये अम्ल है, ये क्षार है, लवण और जल हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। तो आई होप इसमें तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेज चेंज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, अगला टॉपिक है अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। इसमें हम लोग पीएच स्केल आदि कुछ चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक कर दो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।